हाय गाइस, वेलकम टू सन्नी इन्वेस्टिंग। कैसे हैं आप सब? लॉन्ग वीकेंड का मज़ा ले रहे होगे आप, आशा करता हूँ। तो गाइस, मुझे सबसे पहले तो आप सब देशवासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद, ईद की शुभकामनाएं। ईद मुबारक हो आप सबको, और पहले नवरात्रि की भी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दो देशवासियों के दो बड़े त्योहार आए हैं इस अप्रैल सीरीज की स्टार्टिंग में, तो आशा करता हूँ अप्रैल सीरीज आपकी अच्छी निकले। मार्च सीरीज में आपने देख ही लिया होगा, हमने डेमो जो वीडियो पूरे एक महीने डाली निफ्टी बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन की। तो मुझे नहीं लगता शायद एक भी वीडियो के अंदर आपको कोई निराशा मिली होगी। जैसा हमने नेक्स्ट डे प्रेडिक्शन करा, बड़ी गिरावट, बड़ी तेजी, रेंज बाउंड, वोलेटाइल, ऊपर नीचे, यानी जो लेवल दिए जिस वीडियो में दिए आप उठा के देख लोगे, आपको वीडियो मिल गई होगी। सारी वीडियो में आपको एकदम एग्जैक्ट आपको डायरेक्शन मिल गई होगी गाइस। ठीक है गाइस, तो अब मैं आज एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूं अप्रैल के लिए। आज 30 ऑफ मार्च है। वीडियो अपलोड शायद आज ना हो पाए, टुमारो मॉर्निंग में मैं करवा दूंगा, ठीक है। और कोशिश करूंगा कि आज भी हो जाए, क्योंकि मुझे अभी वीडियो बनाते ही निकलना है। तो एक क्लास कह लो या एक सेमिनार कह लो, एक सेमिनार में जाना है और वहाँ पे मुझे बहुत सारे लोग हैं, गैदरिंग है, और उनको मुझे एजुकेट करना है गाइस। तो मैंने आपको बता ही रखा है कि देखो मेरी क्लासेस भी चलती है, मैं ऑनलाइन क्लासेस भी देता हूँ, ऑफलाइन क्लासेस भी करता हूँ, 1-to-1 क्लासेस भी ले सकते हो आप, ग्रुप क्लासेस भी ले सकते हो, और मेरे बहुत सारे प्रोग्राम है वेबसाइट के ऊपर, आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हो। लाइव ट्रेड जो हम करते हैं उसे वॉच कर सकते हो, उस ट्रेड को लाइव ट्रेड देख के आप अपने डिसीजन लेने में आपको आसानी मिलती है, क्योंकि बाई सेलिंग की रिकमेंडेशन हम नहीं करते किसी को, सेबी की गाइडलाइंस हैं, तो बाई सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो मैं बता रहा था कि आपने जो एक महीने पूरी मार्च सीरीज के अंदर, जो मैंने आपको 3 ऑफ मार्च में बॉटम बता दिया था, बॉटम बन गया ऑलमोस्ट रिसेंटली, शॉर्ट टर्म बॉटम, ठीक है, वो बन गया था, और मैंने आपको बता दिया था कि अब कब कब कैसा कैसा मूव आएगा। तो गाइस, ये एक महीने की डेमो क्लासेस थी, आपने देख ली है, आपको अच्छा लगा तो आगे ज्वाइन कर सकते हो आप, ठीक है। तो अब जो हम नई सीरीज शुरू कर रहे हैं गाइस, देखो चिड़िया चिग गई खेत, लोग डरते रहे, सहमते रहे, हम समझाते रहे, जो माना उसने प्रॉफिट बनाया, जो माना नहीं प्रॉफिट बना पाया, वो डर के मॉल में रह गया। तो अब हम पहले तो निफ्टी को अभी चेक करेंगे, उसके फंडामेंटल टेक्निकल्स वगैरह, और उसके बाद सॉरी, उसके बाद हम पहले निफ्टी 50 के 50 स्टॉक एक एक दो करके सारे इस सीरीज के अंदर हम चेक करेंगे किस किस में पोटेंशियल है पैसा बनाने की, और किस किस में पोटेंशियल नहीं है, और किस किस में से हम एग्जिट हो जाएंगे। उसके बाद निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100, ऐसे करते 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 निफ्टी 500, जिसमें हमारे लार्ज कैप कवर हो जाएंगे, मिड कैप कवर हो जाएंगे, और स्मॉल कैप कवर हो जाएंगे, और बंगार कैप कवर नहीं होंगे, उन्हें मैं नहीं करूंगा, ठीक है। तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि आपके पास क्या स्टॉक है, और क्वेश्चन आंसर भी मैं आपके करूंगा। अगर आप किसी स्टॉक में फंसे हुए हो, आप मुझे कमेंट में बताएं, आपके जो भी सवाल हो आप कमेंट में डालो। किसी स्टॉक के बारे में आपको स्पेशलिस्ट कोई मेरी राय चाहिए अगर, तो मैं आपको वो भी दूंगा, उसका टेक्निकल, उसके फंडामेंटल, उसमें ग्रोथ है या नहीं है, मैं अपना व्यू बता दूंगा। अगेन बाय सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं होगी, लेकिन मैं एक आपको क्लियर व्यू अपना बता दूंगा। आप कमेंट में डाल के अपने किसी भी स्टॉक में जो आपके पास होल्डिंग में हो, ये सीरीज उनके भी काम आएगी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, और ये सीरीज उनके भी काम आएगी जिनको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रखी है, या उनको डर लग रहा है कि अब मैं क्या करूं, मैं अपना पूरा पोर्टफोलियो बेच दूं, या मैं प्रॉफिट बुक कर लूं, या मैं लॉस में हूं और मैं उसको एक्यूमुलेट कर लूं। तो ये सबके लिए काम आने वाली है गाइस, ठीक है। अब निफ्टी नेक्स्ट 50 और निफ्टी 500 के अंदर मुझे लगता है ऑलमोस्ट सबके पोर्टफोलियो के अंदर जो जो स्टॉक है ना, ऑलमोस्ट वो कवर हो जाएंगे। सिर्फ उनके कवर नहीं होंगे जो पेनी स्टॉक में काम करते हैं, जो स्पेकुलेशन करते हैं बहुत ज़्यादा, जिनको कोई पता ही नहीं, क्योंकि पेनी स्टॉक में देखो हजारों पेनी स्टॉक है, उनमें से एक दो ही मल्टी बैगर बनेंगे, लेकिन बाकी सारा पैसा आपका वो डुबाएंगे। अब वो कौन होगा, किसनी किस्मत का धनी है, वो मुझे नहीं पता कि कौन सा पेनी स्टॉक होगा वो जो आज से 10 साल 20 साल बाद एक मल्टी बैगर बन के निकलेगा। तो हम चर्चा करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, पहले तो ये आपके सामने निफ्टी 50 है,
अब ये निफ्टी 50 का 10 साल का मैंने पी रेशियो लगा रखा है। तो गाइस निफ्टी 50 अपने कोविड के टाइम पे जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 1917 के आसपास आया था। ठीक है ना, एक मिनट, ये 19 पॉइंट कितना आ रहा है, एक मिनट मैं एग्जैक्ट आपको बताऊंगा कोशिश, हाँ 17.6 आया था गाइस, ये आया था कोविड के टाइम। ये गाइस आपका आया था 2022 में, जब वो आपका रशिया वाला जो एक वो हुई थी ना, वॉर हुई थी, तब 18.9 था। तो निफ्टी अपना जो एवरेज जो लोवेस्ट पी होता है निफ्टी का, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 22, 20, 19 या कुछ इस तरह का एक डीके में हो जाए इस तरह का, जैसे ये शायद 2008 होगा, मेरे 2020 है ना, तो यहाँ होगा फिर 2008 के आसपास, ये 16 है, पीछे का 10 साल का ही अभी इसमें आ रहा है, मैक्स का मैं अभी देखता हूँ कितना आ रहा है। तो गाइस अभी जो रिसेंट में निफ्टी का पी आया था ना, जब मैंने आपको बोला था 3 मार्च के आसपास की भाई अब जो है मुझे लग रहा है बॉटम बन गया आसपास, तो ये आ गया था अपना वही 19 के आसपास, 19, साढ़े 19, 20 के आसपास आ गया था गाइस। अगर मैं इसको शॉर्ट टर्म पे ले जाऊंगा तो एग्जैक्ट पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ये देखो कितना आया था गाइस, ये आया था 19.6 आया था। अभी ये वहीं से वापस अभी ये बढ़ना शुरू हो गया है। तो मैंने जैसे कि आपको बोला है, अब हम स्टॉकों को चर्चा करते हैं, एक एक स्टॉक को लेके उनके चार्ट भी देखेंगे, उनके फंडामेंटल भी देखेंगे। तो हम लार्ज कैप से स्टार्ट करते हैं, सबसे टॉप से। तो सबसे टॉप से निफ्टी 50 का पहला स्टॉक जो नंबर 1 पे आ रहा है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज आ रहा है गाइस। ठीक है, मार्केट कैप के अकॉर्डिंग, जिसकी 17,25,512 करोड़ की मार्केट कैप है। तो पहला तो हम रिलायंस को देख लेते हैं गाइस। ठीक है, और रिलायंस का चार्ट भी देख लेते हैं, एक मिनट। इस सीरीज से भी आपको काफी फायदा होने वाला है, तो पूरा अच्छे से देखिएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज का 1 डे का चार्ट गाइस। देखो अब डरने वाले लोग डर गए, घबरा गए। ये रहा 3 मार्च का लो। ठीक है गाइस, 3 मार्च का लो यहाँ पे आएगा, देखो सारा लो, क्लोज, हाई, ओपन। ठीक है गाइस, इस जगह पे निगाह रखना। ठीक है, और यहाँ पे जो नीचे ही आ रही है इस जगह डेट आएगी। तो ये 3 मार्च का लो है, जब वीडियो बनाई थी मैंने 3 मार्च को। तो इसका लो था गाइस 1156 का, क्लोजिंग थी 1171 की, हाई था 1206 का और ओपन हुआ था 1204 पे गाइस। 3 मार्च को जब वीडियो बनाई तो 4 मार्च को जब मैंने बता दिया था कि शॉर्ट टर्म बॉटम बन गया, तो 4 मार्च को भी आपको लो 1159 का मिला। ऐसा नहीं था कि बहुत तेज हो गया था। 1174 का सेम हाई था, 1162 का ओपन था और आपकी जो क्लोजिंग आई थी वो 1161 पे क्लोजिंग आई थी। ये थी आफ्टर वीडियो, पूरी अपॉर्चुनिटी मिली थी गाइस। जिसने कैच करनी थी कैच करी, जिसने नहीं करनी थी नहीं करी। फिलहाल अभी 1275 के ऊपर वो क्लोज हुआ है। ठीक है गाइस, तो यहां मुझे एक चार्ट के अंदर शॉर्ट टर्म बुलिशनेस दिख रही है, लेकिन हमें आंख मीच के विश्वास नहीं करना है। हम इसके फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों देखेंगे। तो मैं अभी साथ की साथ इस पे सपोर्ट लगाऊंगा, रेजिस्टेंस लगाऊंगा आपके सामने। ओपन है, क्योंकि देखो मेरी जो नॉलेज है ना, मुझे किसी टूल की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको जरूर सिखाऊंगा कि टूल कैसे लगते हैं अगर आप मेरे से क्लासेस लेते हो तो, और कैसे हम देखते हैं। मैं अभी यहाँ कोई टूल का इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन एक आपको अंदाजा मैं एग्जैक्ट आपको बता दूंगा कि क्या इसकी सपोर्ट बनेगी जो मुझे चार्ट पे नजर आ रहा है, क्या इसका रेजिस्टेंस बनेंगे, क्या इसके लेवल बनेंगे। अगेन कोई बाय सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, आपको स्टडी पर्पज के लिए वीडियो बना रहा हूं और रेगुलर वीडियो मिलती रहेगी और आपको काफी मदद मिलेगी, आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी और ट्रेडिंग करने के लिए भी। बोथ कम्युनिटी को इसका बेनिफिट होने वाला है इस सीरीज का, आई एम श्योर। क्योंकि देखो अगर आप लोग वीडियो देखने में टाइम खर्च करोगे तो मेरा फर्ज है मैं कुछ ना कुछ तो आपको दूं एटलीस्ट, जो आप वीडियो देखो टाइम खराब करो, जिससे आपको कुछ नॉलेज मिले, कुछ अपॉर्चुनिटी मिले। ये तो है नहीं खाली फीली मेरा व्यू बढ़ाने के लिए आप वीडियो देखोगे। ठीक है गाइस, बाकी देखो लाइक जरूर कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, शेयर किया करो, कम्युनिटी को बढ़ाओ। मैं यहाँ पे आपको टेक्निकल भी सिखा दूंगा फ्री में, जो बहुत
लोग कोर्स है लाख लाख रुपए 2-2 लाख रुपए के कोर्स कराते हैं, उसके बाद भी उनको कुछ नहीं आता। मैं आपको यहाँ फ्री में करा दूंगा और आप बन जाओगे प्रो ट्रेडर, प्रो इन्वेस्टर। तो गाइस टेक्निकल पे चलते हैं गाइस। पहले अभी जो मुझे इसकी एक रिसेंट की सपोर्ट लग रही है गाइस, वो ये लग रही है, ठीक है, 1264 के आसपास। और इसका जो मुझे रेजिस्टेंस लग रहा है, वो फर्स्ट रेजिस्टेंस तो ये वाला है गाइस, 1307 के आसपास। और दूसरा मुझे ये लग रहा है, एक मिनट, ये वाला, ये रेजिस्टेंस लग रहा है मुझे, ठीक है गाइस। अगर इसके नीचे निकलता है तो हमें अपनी लॉन्ग पोजीशन में नहीं रहना है, क्योंकि मार्केट ना अभी जो आ गई है वो इस जगह पे आ गई है। यहां से मार्केट में अब बोथ साइड मार्केट चलेगी, मार्केट बोथ साइड चलेगी। मेरा जो निफ्टी की एक रेंज आ रही है ना, बड़ी रेंज निकल के, जो मैं प्ले करूंगा वो मैं करूंगा 25,000 से लेके 20,000 तक की रेंज, 5,000 पॉइंट की रेंज। और इसके अंदर 5,000 पॉइंट की रेंज के अंदर मुझे 15,000 पॉइंट निकालने हैं। मैं बोथ साइड 15,000 पॉइंट निकालूंगा। जब निफ्टी 2,000 पॉइंट की रेंज में चलता है ना, तो मैं 3,000 पॉइंट निकालता हूं, 4,000 पॉइंट निकालता हूं। और जब 5,000 पॉइंट की मुझे रेंज मिल रही है तो मैं 15,000 पॉइंट निकालूंगा, क्योंकि वो मेरा व्यू है कम से कम अभी 1.5 साल और का, ठीक है गाइस। हाँ, 25,000 के ऊपर अगर निफ्टी ट्रेड करने लग जाएगा तो मैं अपना माइंड चेंज कर लूंगा और मैं फुल बुलिश ट्रेड में बैठ जाऊंगा। और उसके बाद टाइम आता रहेगा, देखो समय आता रहेगा, चीज़ों को पहले से ही कोई भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए। जैसा दिख रहा है वैसा करना चाहिए। जैसे आपने मेरी लास्ट जितनी डेमो वीडियोस थी अभी 1 महीने की, जो मैंने मार्च में आपको दी थी, प्रेडिक्शन किया था, इस तरीके से मैं रेगुलर प्रेडिक्शन करता हूँ, चाहे वो स्टॉक हो चाहे वो इंडेक्स हो। और जो मेरे से जुड़े हुए हैं उनको पता है, चाहे वो मेरे स्टूडेंट्स हो, चाहे वो मेरे क्लाइंट्स हो, चाहे वो मेरे मेंबर्स हो, उनको पता है। आप लोग नए हो यूट्यूब फैमिली, तो आप लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों तक भी रीच पहुँचे, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रीच पहुँचाए। तो गाइस ये तो इसके सिंपल अभी रिसेंट के मैंने टारगेट और सपोर्ट बता दिया आपको कि हम अभी प्ले कर सकते हैं इसके आसपास। यहाँ पे जैसे मैं यहाँ इसके आसपास लॉन्ग प्ले करूँगा और इसके नीचे शॉर्ट प्ले करूँगा। 1264 के नीचे मैं शॉर्ट प्ले करूँगा, 1264 के ऊपर लॉन्ग प्ले करूँगा। पहला टारगेट मेरा 1307 है तो मैं 1305 को रख लूँगा, और 1307 के ऊपर या 1308 के ऊपर निकलेगा तो 1333 के ऊपर प्ले करने के लिए मैं रुक जाऊँगा। उसके बाद गाइस जो मेरा रिलायंस का बड़ा टारगेट है, क्योंकि मुझे रिलायंस स्टॉक अच्छा लगता है, बुरा नहीं लगता, लेकिन इसके फंडामेंटल कैसे हैं वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। फंडामेंटल इसके उतने अच्छे नहीं है जितना अच्छा ये स्टॉक है। आप कहोगे सर रिलायंस देश का नंबर 1 मार्केट कैप वाला जो इक्विटी मार्केट अपनी शेयर मार्केट है, सबसे बड़ी मार्केट कैप है, और आप कह रहे हो उसके फंडामेंटल अच्छे नहीं लगते। नहीं लगते, मुझे नहीं अच्छे लगते, आपको अच्छे लगते होंगे, ठीक है, लेकिन इसमें पोटेंशियल मुझे बहुत लगती है। तो गाइस दोनों अलग अलग चीज है। पोटेंशियल होना एक अलग चीज है और फंडामेंटल होना एक अलग चीज है। अडानी के स्टॉकों को 100 रुपए से 4-4 हजार रुपए तक ले जाया गया है, उसके अंदर फंडामेंटल खराब थे लेकिन पोटेंशियल थी। ऐसी रिलायंस है, अभी फंडामेंटल पे आएंगे, देखते हैं। तो गाइस इसके अंदर जो मुझे ये शेयर लगता है, देखो मेरे ये भी टारगेट हैं, और आफ्टर 1611 ब्रीच होने के बाद मेरा 2000 का टारगेट है इसके अंदर, ठीक है। और गाइस ये भी आएगा, ये 1997 का टारगेट है मेरा। ये देख लो, मैं बिना टूल के लगा रहा हूं आपके सामने, आप अपने टूल लगाते रहना, जो मर्जी लगाते रहना। ये इसका वीकली चार्ट है। तो अभी क्या है, ये वीकली चार्ट पे यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। और अगर कोई बुरा टाइम बाय द वे आता है, ठीक है, रिलायंस के लिए, अगर कोई मार्केट में बड़ी गिरावट आती है, जब 20,000 लेकर आएंगे उसको, किसको, निफ्टी को 20,200 21,000 के आसपास आएगा, तो रिलायंस की जब मैं उसमें 25,000 से 20,000 की रेंज को प्ले कर रहा हूं, तो इसमें भी मैं 2,000 से 1,110 तक की रेंज को प्ले कर सकता हूं,
ठीक है गाइस। तो अभी जो वन डे के चार्ट पे रिलायंस है वो पॉजिटिव है और वीकली चार्ट पे कंसोलिडेशन में है। ठीक है गाइस, ये मेरा व्यू है। वन डे के चार्ट पे मुझे पॉजिटिव नजर आ रहा है, नेगेटिव नजर नहीं आ रहा है, लेकिन वीकली चार्ट पे मुझे कंसोलिडेशन नजर आ रही है। असली गेम जो होगी वो या तो 1264 के नीचे होगी या 1333 के ऊपर होगी। इन दोनों के बीच में भी अगर मैं एफ&ओ में अपने लिए बात कर रहा हूं, मैं काम करता हूं, तो इन दोनों रेंज के बीच में भी मुझे एक अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी मिल जाएगी। मैंने पीछे भी मार्च में फैब में रिलायंस को प्ले किया है, मैंने ये शॉर्ट भी किया है यहाँ पे, यहाँ से लॉन्ग भी किया है, मैंने अच्छे पैसे कमाए रिलायंस से भी, वो कोई इशू नहीं है। अब हम एक बार रिलायंस के फंडामेंटल और गाइस देख लेते हैं। ठीक है गाइस, रिलायंस की बुक वैल्यू है 606 रुपए की, डिविडेंड ना के बराबर ही देता है ये। स्टॉक का पी है इसका 24.9, ठीक है 24.9। एक बार इसको लॉगिंग कर लेता हूँ गाइस, तो इसमें बाकी चीजें और आ जाएगी निकल के। हाँ जी, क्योंकि मैंने बहुत सारे पैरामीटर लगा रखे हैं, वो जब तक मैं लॉगिंग नहीं करूंगा तब तक नहीं आएंगे। देखिए अब, ठीक है, प्लेज परसेंटेज 0 है, डैप इसका कम ही है, अभी 0.44 हो गया, एक टाइम पे डैप बहुत था इसके ऊपर। ठीक है, इंडस्ट्री के पी से महंगा है, इंडस्ट्री का पी 20.2 है, लेकिन हम इंडस्ट्री के पी से नहीं लगा सकते क्योंकि इसके अंदर एक बास्केट है। इसकी जो इंडस्ट्री ली जाती है वो इसकी जो पेयर कंपनियां हैं इंडस्ट्रीज, उसमें सिर्फ ऑयल इंडस्ट्रीज जितनी है उससे ली जाती है। ठीक है, जबकि इसके अंदर रिटेल की चैन भी है, इसके अंदर टेलीकॉम की चैन भी है, तो आप इससे कंसीडर नहीं कर सकते इंडस्ट्री के पी से इसका पी को महंगा, इससे जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर मैंने बताया ना पोटेंशियल बहुत है, जो पोटेंशियल है ना वो पोटेंशियल बहुत है। तो गाइस अभी हम इसका देखते हैं, सबसे पहले तो 10 ईयर्स का एवरेज पी रेशियो। ठीक है गाइस, तो इसका जो ये 2020 वाली रेंज थी तब तो इसका खैर जो पी था 14.14 का था, लेकिन एक नॉर्मल जो एवरेज पी रेशियो इसका निकल के आ रहा है वो 21 का आ रहा है। ठीक है, और 22 का आ रहा है, फिलहाल अभी 24 का है, तो अपने हाई पे तो नहीं है, एक एवरेज में ही है। थोड़ा नीचे अगर मिल जाए इन्वेस्टर को तो वेल एंड गुड है। और ट्रेडर तो देखो स्टॉप लॉस के साथ काम करेगा या हैजिंग करके काम करेगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ट्रेडर को मैंने अभी लेवल भी बताए हैं, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी ने अपना डेट देखो रिड्यूस किया है, मैंने वहाँ पे चेक किया अभी ऊपर देख के, क्योंकि मुझे पता, मैंने पहले भी इसके फंडामेंटल देखे तब इस पर डेप्थ ज़्यादा था, अभी डेप्थ रिड्यूस किया है तब इसका 0.44 आ रहा है। ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी जो है कंपनी की वो कम है, जो कौन्स में आ रहा है। ठीक है गाइस, ROC 9.61, ROE 9.25। ठीक है, म्यूचुअल फंड में भी अगर आप सही से करो तो वो भी 15% तक की रिटर्न ऑन इक्विटी आपको जनरेट करके दे देता है। तो 9.61, तो अगर आपने देखो टाइम से नीचे लिया ऊपर बेचा तो आपको प्रॉफिट प्रॉफिट एक अच्छा प्रॉफिट आता है, लेकिन आप लेके भूल गए, इन्वेस्टमेंट कर गए, तो इतना तो आपको म्यूचुअल फंड वाले भी, या आजकल जो छोटे बैंक हैं, स्मॉल टिकट बैंक हैं, जिसमें RBI भी कहता है कि 5 लाख तक की तो मेरी जो है गारंटी है आपकी FD के ऊपर। अगर वो छोटे जो RBI के अंडर आते हैं बैंक, उनमें भी 9% तक, या NBFC है जो, उनके अंदर भी 8-9% की तो FD पे इंटरेस्ट दे देते हैं। अगर लेके भूलने के लिए ले रहे हो आप और आपके अंदर स्किल नहीं है, तो रिलायंस में इन्वेस्टमेंट करना वो आपका, देखो आपकी बैट है, आप करो ना करो। ठीक है, हाँ अगर नीचे आप पकड़ लेते हो और ऊपर बेचते हो तो बहुत अच्छी पोटेंशियल है। मैंने आपको दोनों ही बातें बता दी है। देखो हर पैरामीटर को देखना बहुत जरूरी होता है। ओके गाइस, अभी हम देख लेते हैं कि रिलायंस की सेल्स कैसी चल रही है। सेल्स ठीक चल रही है। ठीक है, सेल्स इसकी रेगुलर बढ़ रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ रहा है गाइस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर देख रहा हूं मैं भी, ईयर ऑन ईयर भी देख लूंगा। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट भी इसका बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, क्वार्टर एंड क्वार्टर इसके जो नंबर्स हैं वो ठीक है। ये आ गया गाइस ईयर ऑन ईयर। ईयर ऑन ईयर भी सेल्स जो है इसकी अच्छी खासी नजर आ रही है मुझे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ठीक नजर आ रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी ठीक नजर आ रहा है। ठीक है, और अपना नेट प्रॉफिट में इनका ईयर ऑन ईयर, अभी TTM है
TTM का मतलब होता है ट्रेलिंग 12 मंथ। ठीक है, जैसे इसमें 4 क्वार्टर थे तो इसमें अभी तक कितने क्वार्टर हुए हैं, तो अभी रिलायंस का जो रिजल्ट अभी कौन कौन से आ गए हैं, मार्च का रिजल्ट नहीं आया, यानी फोर्थ रिजल्ट आना इसमें अभी बाकी है, वो अब अप्रैल में रिजल्ट आ जाएगा। तो फोर्थ रिजल्ट आ जाएगा, तो जब इसके अंदर ये और बढ़ेगा तो फिर इसकी सेल्स यहाँ पे अभी इसने ट्रेलिंग 12 मंथ यानी 3 क्वार्टर के अंदर पिछले 4 क्वार्टर से ऊपर की सेल कर दी है। 3 क्वार्टर के अंदर ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका पिछले 3 क्वार्टर 4 क्वार्टर से ऊपर का है गाइस। ठीक है, 3 क्वार्टर के अंदर प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप इनका देख रहे हो ऑलमोस्ट सेम इन्होंने अचीव कर लिया है। नेट प्रॉफिट इनका ऊपरी है, अचीव कर लिया पिछले 4 क्वार्टर से। तो सब कुछ यहाँ पे मुझे ठीक नज़र आ रहा है। ओके गाइस, अब कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ TTM में 7% आ रही है, प्रॉफिट ग्रोथ -1% आ रही है, स्टॉक प्राइस CGR -14% आ रही है। तो गाइस इसका मतलब प्रॉफिट तो 1% गिरा है इसका और स्टॉक 14% गिरा है। तो अगर भी देखा जाए तो 13% इसमें अपसाइड की जो है वो फेयर वैल्यूएशन है। अगर मैं ईयर ऑन ईयर से लेके चलूँ स्टॉक प्राइस को, तो प्रॉफिट अगर आपका 1% गिरा है और शेयर 14% गिरा है, तो गाइस 13% तो अभी आपको डिस्काउंट मिल रहा है। देखो, मेरा नंबरों को चेक करने का तरीका अलग है, लोगों का अलग है, हर किसी का अपना अलग अलग हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से मैं चेक करता हूँ उस तरीके से कई बार लोगों को और मुझे अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है गाइस, अब हम आ जाते हैं बोरोविंग पे। तो ये देखो गाइस, ये इसकी बोरोविंग थी किसी समय 2022 में 3,19,158, 4,51,000 करोड़। ये सारे फिगर्स ना इन करोड़ में है, ठीक है ना, कंसोलिडेटेड फिगर्स इन करोड़। तो मैं सारे फिगर्स करोड़ में है, तो अगर मैं करोड़ ना बोल पाऊँ तो आप समझ जाना। तो गाइस 2024 जो मार्च के अंदर इनका डेप्थ था 4,58,991 करोड़ था, और अभी जो इनका सितंबर के क्वार्टर का जो दिखाया इन्होंने 3,57,525 करोड़। आगे की क्वार्टर भी इसमें अपडेट नहीं है। सॉरी, थोड़ा सा गला खराब हो रहा है यार, थोड़ा सा ठंडा कुछ ज़्यादा पी लिया, एक पार्टी में गया था। अच्छा, नेट कैश फ्लो जो कभी बीच में इसका माइनस भी हुआ करता था, वो अभी मार्च 23 से जितना तो नहीं है, क्योंकि ये अभी कई सारी चीज़ें एक्सपेंशन भी कर रहे हैं। तो अभी 28,561 है, नॉट बैड, ठीक है। ROC भी इसका एवरेज ही है, वही जो मैंने अभी ऊपर आपको बताया 10 का एक एवरेज रहता है। ठीक है, ठीक है, बुरा नहीं है, अच्छा नहीं है तो बुरा भी नहीं है। ठीक है, प्रमोटर की होल्डिंग, प्रमोटर ने दिसंबर के क्वार्टर तक थोड़ा सा माल बेचा है। ठीक है गाइस, डेप्ट कम किया है उसलिए बेचा है, पता नहीं। FIs ने अपना माल बेचा है और DIs ने माल खरीदा है। गवर्नमेंट के पास ना के बराबर है। पब्लिक होल्डिंग थोड़ी सी बड़ी है। ठीक है, पब्लिक स्मार्ट हो रही है यार धीरे धीरे, है ना, पब्लिक स्मार्ट हो रही है, अवेयरनेस हो रही है, अच्छी चीज़ है, पब्लिक स्मार्ट हो रही है। तो गाइस ये इसके सारे फंडामेंटल थे, जो फंडामेंटल के ऊपर व्यू था। और जो टेक्निकल सबसे अहम है शॉर्ट टर्म के लेवल के लिए, टेक्निकल मैंने आपको ये बता दिया है। क्योंकि देखो गाइस, अब आप सोचते रहो सोचते रहो सोचते रहो, अब मैंने तो वीडियो डाल दी थी टाइम से, अगर जो स्मार्ट था या जो स्मार्ट मनी थे उन्होंने तो यहाँ पे देखो बाइंग करी होगी। अगर मुझे पता लगा होगा तो स्मार्ट मनी को तो डेफिनेटली पता लगा होगा, भी मैं उनसे ज़्यादा स्मार्ट हूँ या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन पता तो लगा होगा और बाइंग हुई भी होगी 4 तारीख को, 4 मार्च को, 5 मार्च को, उसके बाद नेवर बैक लगातार बढ़ ही रहा है। ठीक है गाइस, तो अब हम देखते हैं निफ्टी 50 का सेकंड लार्जेस्ट स्टॉक है HDFC बैंक। 2 स्टॉक कवर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे कमेंट में बता देना, एक अगर वीडियो लंबी हो जाए तो एक एक करके आगे कर लिया करेंगे, क्योंकि गाइस मुझे शेयर मार्केट के जितने भी टॉप स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप है, मुझे सारे कवर करने हैं। ऐसा ना हो सीरीज साल भर चली जाए, मैं बताऊं फिर आप कुछ कर ना पाऊँ। और इसी बहाने आपको जैसे सीखने को भी मिलेगा, आप अपने खुद भी स्टॉक वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ये HDFC बैंक है और यहाँ पे हम HDFC बैंक का चैट लगा लेते हैं। HDFC बैंक, गाइस देख रहे हो आप, 3 मार्च को जो लो था 1694 का था, और मेरी वीडियो के बाद आपको और अपॉर्चुनिटी मिली थी 11 मार्च तक,
जो कि लो 1670 तक का आया था, और उसके बाद लगातार आप देख रहे हो ना, ऊपर ही ऊपर ऊपर ही ऊपर ऊपर ही ऊपर जा रहा है। ठीक है गाइस, तो इसके फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों देख लेंगे। ठीक है गाइस, तो अभी मुझे जो इसकी सपोर्ट नज़र आ रही है, पहली सपोर्ट तो मुझे ये नज़र आ रही है गाइस, 1820 की मान लेते हैं। ठीक है, 1820 की शॉर्ट टर्म सपोर्ट है गाइस ये। ठीक है, तो इतना तो इजीली ये जो रिट्रेसमेंट करने भी अगर इसको बुलाया जाएगा ना, तो ये आ जाएगा चिट्ठी डालता हुआ। लेकिन जो असली सपोर्ट आएगी ना, वो ये वाली आएगी गाइस, ये आएगी असली सपोर्ट 1767। और अभी आप कहो कि सर इसमें रिसेंट रजिस्टेंस कौन सा है, तो रजिस्टेंस जो है इसका आएगा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये बनना चाहिए मेरे ख्याल से 1855 का। बिना टूल के बता रहा हूँ गोस, तो आप समझ रहे हो ना, एक आइडिया ही है। आप कहोगे सर ये क्यों नहीं बना रहे हो रेजिस्टेंस, नहीं ये रेजिस्टेंस नहीं है, इसको तो पार कर जाएगा, इसको तो पार कर जाएगा। ठीक है, इसको ये पहले ये वाला क्लियर कर देगा, तो इसको तो फिर पार कर जाएगा। ठीक है, तो अभी पहला जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है ये 1855 का, और सपोर्ट जो एकदम बुल्किल आ रही है 1820 की। चार्ट अच्छा नज़र आ रहा है मुझे, इसका HDFC बैंक का चार्ट बुलिश चार्ट नज़र आ रहा है। और मुझे लग रहा है इसने जैसे ये ब्रेकआउट दिया था ना बहुत टाइम का, तो अगला ये वाला ब्रेकआउट देगा ना, तो गाइस ये भी जा रहा है फिर 2000 की तरफ। कोटक महिंद्रा बैंक ने भी दे दिया है ना ब्रेकआउट, उसको मैंने स्टडी करने के लिए बोला था जब मार्केट डाउन थी, लेकिन वो नहीं गिरा। मार्केट जब गिर रही थी ना, ये ऐसे गिर रही थी, इस जगह पे मैंने कोटक महिंद्रा बैंक को आप चेक करना, मैंने स्टडी करने के लिए बोला था, लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक नहीं गिरा, उसने मार्केट गिरावट में भी आपको धोखा नहीं दिया। तो गाइस इसके फंडामेंटल और देख लेते हैं एक बार। सेकंड लार्जेस्ट है मार्केट कैप इसकी अपनी इंडियन इक्विटी मार्केट के अंदर, ऑलमोस्ट 14 लाख करोड़ की मार्केट है गाइस। इसका जो हाई था 1880। अच्छा, इसको मैं आपको बता दूं, मैं इसको ना जब भी ये गिरता है, मैं बिना टेक्निकल बिना फंडामेंटल देख के इसको ले लेता हूँ, मुझे बहुत प्यार है इससे। जब भी ये मुझे गिरता है ना, मैं इसको लेता जरूर, चाहे थोड़ा लूँ चाहे ज़्यादा लूँ, इक्विटी में लूँ चाहे एफएंडो में लूँ, लेकिन लेता जरूर। बहुत भरोसा है मुझे इस पर। ठीक है, बहुत अच्छा लगता है मुझे ये स्टॉक, मैं अपना व्यू बता रहा हूँ। ठीक है, जब खराब होगा तो कभी होगा, लेकिन स्टॉक अच्छा है गाइस। अच्छा, इसमें ना डेब्ट टू इक्विटी नहीं देखी जाएगी, बैंकिंग स्टॉक है, मैंने आपको पीछे भी बताया था, क्योंकि इनका काम क्या है, कर्जा लेना और कर्जा देना। इनका होता है मेन नेट इंटरेस्ट इनकम मार्जिन, और इनका एनपीए और ग्रॉस एनपीए, ठीक है ना, जीएनपीए। अब ये देखते हैं हमें इसका प्राइस सस्ता मिल रहा है या महंगा मिल रहा है गाइस। ये देखो आप अंदाजा लगाइए, खाली प्राइस से नहीं जाता, कंपनी की प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखी जाती है यार। प्राइस उस समय क्या था उससे मतलब नहीं होता, लेकिन कंपनी कमा कितना रही है, उसमें पोटेंशियल कितनी है, और उसका जो प्राइस टू अर्निंग उस समय क्या था और अब कितना है। और पब्लिक देखती है कि यार ये तो बड़ा महंगा हो गया, 1500 का स्टॉक 2000 में हो गया। अरे गाइस साहब ये तो देखो 7 जून 2019 का अभी प्राइस चेक करेंगे, इसका पी तब 34.3 पे वर्क करता था। ठीक है गाइस, साथ की साथ निकालते हैं रेट, ठीक है, नहीं तो भूल जाएंगे कितनी डेट है ये, 7 जून 2019। अब हम यहाँ पे जाएंगे वीकली चार्ट पे, थोड़ा सा लंबा जाना पड़ेगा, 2019 का चार्ट है। ये आ गया जून का, 1200 के आसपास भाव चल रहा था इसका गाइस। 7 जून 2019 को 1200 से लेके ये गया था कोविड से पहले तक, जो इसका हाई था 1304 तक। ठीक है गाइस, तो उस समय जो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना चल रहा था गाइस, 34 प्राइस टू अर्निंग रेशियो, और ईपीएस 35.66। और अभी क्या चल रहा है गाइस, अभी 20 के आसपास है। तो आप खुद देख रहे हो ना,
स्टॉक महंगा नहीं है, इतने साल इन्होंने कमाया भी तो है। एवरी क्वार्टर जो इनकी अर्निंग होती है वो इनमें जुड़ती भी तो है। जो 20,000 18,000 22,000 करोड़ या एवरी क्वार्टर कमाते हैं वो अर्निंग इनके अंदर जुड़ती भी तो है। सारे खर्चे काटने के बाद ही तो अर्निंग होती है ना, तो पोटेंशियल होती है। अगर मैं लेके चलता हूं ये आफ्टर कोविड 14 अक्टूबर 2021, ईपीएस था 59.53 और प्राइस टू अर्निंग था 28.4, 14 अक्टूबर 2021। वीकली चार्ट है, 11 अक्टूबर वाली कैंडल लेते हैं। ऊपर इस जगह पे देखना आप, यहाँ पे हाई लो नजर आएगा, यही इसका टॉप था ना 18 अक्टूबर को, उस दौरान रिसेंट का, उसी टॉप को ले लेते हैं ना। तो तब इसका प्राइस था गाइस 1725 का हाई। 18 अक्टूबर को ले लो या फिर आप यहाँ ले लो, ये आप 11 अक्टूबर वाले वीक में ले लोगे तो भी हाई 1690 का था, ठीक है गाइस। लेकिन उस समय 28.4 का पी था, प्राइस क्या था 1700 समथिंग और पी था 28.4 और ईपीएस था 59.53। तो गाइस अभी क्या है, ईपीएस अर्निंग पर शेयर, ईपीएस बढ़ गया, पी नीचे है तो 20 का पी है तो ईपीएस 91.3 हो गया, यानी अर्निंग पर शेयर आपको 91 रुपीज कमा के देगा। तो जो प्राइस हाई है ना, देखो स्मार्ट मनी क्या देखते हैं आप लोग, क्या देखते हो आप, सामने शेयर का प्राइस देखते हो, ठीक है। और स्मार्ट मनी, म्यूचुअल फंड, ठीक है ना, आपका एफआईस क्या देखते हैं, ईपीए देखते हैं, ईपीएस देखते हैं, प्राइस टू अर्निंग देखते हैं, पोटेंशियल देखते हैं। आपने देखा है लाइफ टाइम हाई के ऊपर भी लोग खरीद रहे होते हैं ये स्मार्ट मनी। वो क्यों खरीदते हैं, उनको पता है इसके अंदर और पोटेंशियल है। तो अब ये देखो आप प्राइस, आप कहोगे सर आज का प्राइस क्या है, प्राइस क्या है आज का, एक मिनट आज का प्राइस लगा लेते हैं। प्राइस 1828 है, प्राइस 1828 और पी 20 का है। तो प्राइस भले ही ऊपर है प्राइस वाइज देखोगे आप, लेकिन एक्चुअली जो उसकी प्राइस है ना इंटरनल, इसे ईसीजी भी बोलते हैं, ठीक है ना, हम लोग ईसीजी भी बोलते हैं, ये इंसान का ईसीजी है। आप सामने चेहरे पे लाली पाउडर लगा लो, बढ़िया से क्रीम लगा लो, परफ्यूम लगा लो, कपड़े पहन लो, और अंदर आपकी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है वो नजर नहीं आएगा, वो आपका ईसीजी करोगे तब नजर आएगा, और ये ईसीजी है। तो गाइस मैंने 10 ईयर का प्राइस टू अर्निंग रेशो, पी रेशो और ईपीएस दोनों आपके सामने दिखा दिया है, जो काफ़ी अच्छा है। और अभी ये 2024 के अंदर ये आया था 15 के पी के आसपास, ठीक है, लोवेस्ट पी के आसपास। ये दोबारा नहीं आ सकता, आ सकता है। लेकिन गाइस आपको नेगेटिव सोचने के साथ पॉजिटिव भी सोचना है ना, चीज़ें तो बढ़ रही है ना। तो पी 16 के आने के बाद भी अर्निंग पर शेयर तब भी 90 का था, ठीक है। तो गाइस अगर ये 16-15 का आता है तो गाइस ये ऊपर भी तो जा सकता है, 28 का भी तो जा सकता है गाइस, ये 34 का भी तो जा सकता है। जब इस पी पे जाएगा तो फिर इसका प्राइस क्या होगा आप खुद अंदाजा लगा लो। ये ऑलरेडी पहले भी कई बार स्प्लिट हुआ है, 2000 होने के बाद फिर 1000, चूंकि 1:1 का बोनस आया था इसके अंदर, स्प्लिट हुआ था, तो तब भी ये 1000 से फिर 2000 से 1000 का हुआ था, और वहाँ से फिर इसकी ये जर्नी तैयार हो गई। ऐसे कई बार ये करता रहता है। आप अगर पीछे आप इतिहास में जाओगे, हिस्ट्री में, तो आपको डेटा मिल जाएगा, हिस्टोरिकल डेटा, आगे भी ऐसे स्प्लिट होता रहेगा। तो देश की दिग्गज 2 कंपनी आज हमने चेक करी, जिसके मैंने आपको टेक्निकल लेवल बताए। अब इसमें आप 50 टूल 100 टूल डाल के लेवल निकाल लो तब भी यही आएंगे, और अगर बिना लेवल के जैसे आप सीखने के बाद जैसे मैंने ये निकाले हैं तब भी यही लेवल आएंगे, ठीक है गाइस। और मैंने आपको इसका अभी जो फंडामेंटल है वो आपको और पूरा चेक करके बता देता हूँ गाइस। तो गाइस मार्केट कैप के हिसाब से और बैंकिंग सेक्टर के हिसाब से, दोनों के हिसाब से, अगर निफ्टी का देखते हैं, पूरी मार्केट का देखते हैं तो सेकंड लार्जेस्ट है, और बैंक निफ्टी इंडेक्स का देखते हैं तो फर्स्ट है, फर्स्ट लार्जेस्ट बैंक है ये, ठीक है, इंडिया का। इस जो प्राइवेट बैंक के सेक्टर में देखते हो आप तो फर्स्ट लार्जेस्ट बैंक है ये, ठीक है गाइस। अब रेवेन्यू इनका देख लेते हैं, ये इनका रेगुलर क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू बढ़ रहा है, और इनका जो फ्रेंचाइजीज प्रॉफिट हो रहा है, जो पहले पॉजिटिव था
जो इनकी फ्रेंचाइजीज थी, फिर नेगेटिव हुआ, अभी नेगेटिव कम हुआ है। फ्रेंचाइजीज मार्जिन भी इनके -4% रह गए, जो 17% 16% माइनस हो गए थे, 34%, और कभी वो पॉजिटिव भी हुआ करते थे। नेट प्रॉफिट में फिर भी ये सारा फ्रेंचाइजीज लॉस करने के बाद भी नेट प्रॉफिट क्या आ रहा है इनका, नेट प्रॉफिट इनका जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 10,000 करोड़ का था वो 18,000 करोड़ हो गया। ओके गाइस, ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर है। और अगर हम ईयर ऑन ईयर पे जाते हैं तो ईयर ऑन ईयर आप देख ही रहे हो कैसे कंपनी ग्रोथ कर रही है। 2013 में जिसका रेवेन्यू 35,861 करोड़ का था, आज उसका 10 टाइम हो गया है, 10x, 3,29,022 करोड़ TTM। गाइस पिछले 4 क्वार्टर से भी इन 3 क्वार्टर के अंदर देख लो कितनी ग्रोथ है। प्राइस अभी ज्यादा नहीं बढ़ा है, आप प्राइस देख के घबराते रहते हो, इन्वेस्टमेंट जो आप करते हो। मैंने क्या बोला, जब भी नीचे आता है ना मुझे इसको लेने का मन करता है, मेरी उंगलियां अपने आप चल जाती है, अपने आप बाय हो जाता है। कहीं पे कुछ भी स्पेयर पैसा पड़ा होता है ना, ये मेरे मैं इसको बाय कर लेता हूँ। आप करो ना करो, आपकी मर्जी है गाइस, ठीक है। मैं कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, मैं सिर्फ आपको अपना व्यू दे रहा हूँ। नेट प्रॉफिट देख लो गाइस, जो 7,000 करोड़ का भी नहीं था वो 72,000 करोड़ का हो गया है, ठीक है। वो भी 3 क्वार्टर में, ना कि आपके पूरे 4 क्वार्टर। TTM 12 ट्रेलिंग मंथ, ठीक है, ट्रेलिंग 12 मंथ कह लो या 12 ट्रेलिंग मंथ कह लो, ठीक है, वो 72,000 करोड़ का हो गया है। अब गाइस कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ 18% TTM में, और 1 ईयर में स्टॉक प्राइस 26%। ये अभी जो बड़ा है रिसेंट में उसके बाद, ठीक है, नहीं तो अभी पीछे नीचे भी आ गया था ये। सेल्स ग्रोथ कंपनी की 31% बढ़ रही है हर चीज में, और रिटर्न ऑन इक्विटी इक्वल है 17%, ना अप हो रही है ना डाउन हो रही है, एकदम इक्वल है, ठीक है। कंपनी का जो रिजर्व है 4,77,794 करोड़ का। और बोरोविंग मैंने आपको बताया, इन पे ज़्यादा बोरोविंग देखी नहीं जाती, इनका काम ही यही है, ठीक है। ये इनका डिपॉजिट है, और बोरोविंग ये है 6,66,039 करोड़ की, जो कि ये भी पिछले जो था आपका 2024 सितंबर के अंदर 4,66,000, 1 मिनट, 7,30,000 थी, ठीक है। वो अब 6,66,000 हुई है सितंबर क्वार्टर में, जो मार्च से कम हुई है। रिटर्न ऑन इक्विटी इनकी 2013 में ज़्यादा थी, कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से अब 17% पे ये अभी आ गए हैं। 2022, 23, 24 लास्ट 3 सालों के अंदर इन्होंने 17% पे अपनी स्थिर हो गई है इनकी, ठीक है ना। अब इसके अंदर जो देखो प्रमोटर की होल्डिंग हो गई है खत्म बिल्कुल, अब इसको चला रहे हैं F5 ने सबसे ज़्यादा, इसमें जो लार्जेस्ट इस समय प्रमोटर निकल के आ रहा है वो खुद F5 आ रहा है, ठीक है। दुनिया क्या कह रही थी, अब देखो आप, 2023 में 33% की इसके अंदर F5 की होल्डिंग थी, सितंबर 2023 में 52% हो गई थी, और मार्च 2024 में पिछले साल 47% हो गई थी। जून और सितंबर और दिसंबर इन 3 क्वार्टर के अंदर F5 ने माल खरीदा है। F5 अभी लगातार माल आपको दिख रहा था ना बेचते हुए, लेकिन यहाँ पे माल उन्होंने खरीदा है। और प्रमोटर का जो माल था ना वो F5 और DIs ने दोनों ने मिलकर खरीदा था। जब प्रमोटर के पास ये 25% की होल्डिंग थी ना, तो यहाँ पे F5 और DIs ने मिलकर माल खरीदा है, ठीक है। गवर्नमेंट के पास तो ना के बराबर शेयर है, और पब्लिक के पास भी ठीक ठाक भी जो है पड़ी है, पब्लिक विश्वास करती है, 16.23 है। तो यानी एक अच्छी स्टैंडेबल, मैं इसको कह सकता हूँ, जो भी शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो ठीक है, ठीक है। अगर पब्लिक का भी बहुत ज़्यादा होता तो भी दिक्कत होती है। F5 ऑलमोस्ट 49% है, और DIs के पास भी 34% है। और पब्लिक भी जिनके पास ये शेयर है वो अच्छी पब्लिक है, जो नहीं बेचते और धीरे धीरे एक्यूमुलेशन करते रहते हैं। जब नीचे आता है, देखो पब्लिक नीचे आता है शेयर खरीदते रहते हैं। तो गाइस ठीक है, आज हमने 2 शेयर कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट जो है अब TCS, भारतीय ICICI बैंक, ऐसे करते करते ये पहले ये 50 शेयर पूरे कवर करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट 50 के कवर करेंगे, ऐसे करते करते पूरी मार्केट के शेयर कवर कर लेंगे। और इस बीच अगर आप कमेंट में कोई अपना शेयर बताते हो, कोई क्वेश्चन करते हो, तो उसको जरूर स्टडी कर लेंगे, क्योंकि पहले आप हो किसी शेयर में आप फंसे हो तो आप मुझे जरूर बताना
कि अगर आप किसी शेयर में फंसे हो या किसी शेयर को लेना चाह रहे हो, आप मेरा व्यू चाहते हो, तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपना व्यू आपको बता दूंगा, कोई इशू नहीं है। किसी भी तरह का कोई फीडबैक हो कमेंट में डालिए, शेयर करिए, लाइक करिए। और गाइस, अगर ट्रेडिंग करते हो और अच्छा सीरियसली करते हो, और अगर आपको ट्रेडिंग करना नहीं आता, तो ट्रेडिंग सीखना बहुत ज़रूरी है गाइस, ठीक है ना। तो मेरे से सीखो या किसी और से सीखो, सीख के करो, क्योंकि मार्केट में तभी बने रहोगे जब पैसा बना रहेगा। एक बार पैसा हाथ से चला गया ना, तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। या तो पहले दूर बैठ के, साइड बैठ के, पेपर ट्रेडिंग, इमोशनल, सिंपल इक्विटी में ट्रेडिंग, एक एक स्टॉक लेके, दो दो स्टॉक लेके ट्रेडिंग करो, खुद से सीखो, कोशिश करो सीखने की। नहीं तो गाइस कोर्स कर लो, किसी भी तरीके से हमसे जुड़ जाओ। आपको मज़ा ना आए तो आप हमें बताना, ठीक है। आपने पूरा 1 महीना रेगुलर, मैंने इसीलिए डेमो वीडियोस डाली थी कि मैं पूरा 1 महीना आपको दिखा सकूं कि मेरी क्या प्रिडिक्शन है नेक्स्ट डे की, कि बाजार का मूव। देखो, बाजार को मेरी इतनी ताकत नहीं है कि मैं चला सकूं। इतना बड़ा बाजार है, रोज का अरबों खरबों रुपए का काम होता है। मेरे चलाने से बाजार नहीं चलेगा कि बाजार में बोलूंगा इस लेवल से इस लेवल और इस लेवल से इस लेवल, यहाँ से आज ऊपर, आज नीचे, आज रेंज बाउंड, जैसा मैंने बोला वैसे हुआ, नहीं। ये सिर्फ स्किल्स है गाइस, ये आप भी सीख सकते हो। मैं कोई ऊपर से सीख के नहीं आया, मैंने भी यहीं आके सीखी है, और मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ अपने स्टूडेंट्स को। आप भी सीख सकते हो, आप सीख के करो। नहीं तो खाम खाई अपने हाथ जला लोगे, उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये शेयर मार्केट बहुत रिस्की जगह है। तो यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। ओके गाइस, अगेन सबको मेरी तरफ से ईद की दिल से दिली मुबारकबाद, और पहले नवरात्रि की भी, हिंदू नववर्ष की पहले नवरात्रि की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप ढेरों कमाओ, ये मेरी विशेष हमेशा है। आपकी दिन दुगनी रात चौगुनी हो। ओके गाइस, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।